Good morning, good afternoon, everyone, rather. So, my name is Ashish Goyal, and we will be taking up the paper of taxation, income tax, right? That is the subject we'll be taking up. In fact, आज सुबह से आपने दो तीन चार क्लासेस कर ली ऑलरेडी. तो अभी कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए आपके? कॉस्टिंग आपने, मतलब ग्रुप टू का पेपर है ना, राइट? कॉस्टिंग तो अब सो पेपर 4 ग्रुप 2 कॉस्टिंग आपने, यू हैव डन द क्लास ऑफ इट. और कॉर्पोरेट लॉ यू हैव डन. तो लॉ, आई थिंक ग्रुप वन में यू हैव डन कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज विल बी देयर लेटर ऑन. आज तो नहीं हुआ उसका ना क्लास अभी, ठीक है? और अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स अभी नहीं हुई क्लास उसकी. और कौन सी क्लास हो गई? बस. अच्छा, कंपनी लॉ एक क्लास हुई है और टैक्स सेकंड क्लास है. अच्छा, कॉस्टिंग कॉस्टिंग हो गई और टैक्स थर्ड क्लास है, राइट? ओके ओके. और उसके बाद भी है आज कोई क्लास? इसके बाद नहीं. तो अभी अकाउंट्स आपको पढ़ना है और ग्रुप 1 का एक और पेपर, राइट? व्हाट इज दैट पेपर? टैक्स. ये अपने को पढ़ना है. दिस इज अवर सब्जेक्ट. तो ग्रुप 1 का ये जो पेपर है, टैक्सेशन, टैक्स लॉज, पेपर 3, ये पेपर में दो पार्ट्स हैं, है ना? एक है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स बेसिकली, ये 50 मार्क्स का है. और एक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, ये भी 50 मार्क्स का है. तो ऐसे 100 मार्क्स का अपना ये छोटा सा सब्जेक्ट है. और इस छोटे से सब्जेक्ट में जो इनकम टैक्स वाला पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स, वो मैं और सागर सर, सागर विजयवर्गीय सर मिलके, हम दोनों मिलके इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है. और है ना, छोटा सा सब्जेक्ट है इसलिए दो लोग लग रहे हैं. और जीएसटी जो है वो निखिल सर आपको पढ़ाएंगे, जिन्होंने कॉस्टिंग आपको पढ़ाना चालू किया. सो दैट इज हाउ इट विल हैपन. अब अ, देखिए, अपन ने जो फाउंडेशन कोर्स था अपना, उसमें लॉ के सब्जेक्ट पढ़े. अपना कोर्स जो है वो है इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ. तो उसका एक एक्ट है, एक लॉ है, वो अपने को पढ़ना है. तो फाउंडेशन में भी आपने थोड़ा सा लॉ पढ़ा है, कुछ लॉस पढ़े ना आपने. कौन से लॉ पढ़े? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कुछ लिमिटेड सेक्शंस है ना, अप टू 125 आई थिंक, अप टू 75. और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एलएलपी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा शायद, कि एक्ट पढ़ लिया? पढ़ लिया थोड़ा कंपनीज एक्ट. मतलब एक होता है बेसिक्स पढ़ लिए कंपनीज के, और एक होता है कंपनीज एक्ट के सेक्शन पढ़े. तो सेक्शन पढ़े आपने, बेसिक्स पढ़े ना. फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी सेक्शन 12, सेक्शन ऐसे तो नहीं पढ़े? ऐसे नहीं पढ़े ना. तो दिस इज द लॉ यू हैव स्टडीड. अब लॉ एक अलग ही फील्ड है. और जब तक हम 12th में थे, खास तौर पे जिन्होंने कॉमर्स में गए थे, तो उन्होंने 12th तक कोई लॉ नहीं पढ़ा था. एक्ट, सेक्शन, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था. और मैथ्स वालों ने तो ऑफ कोर्स पढ़ा ही नहीं था. तो लॉ जब पढ़ते हैं तो हमारा एक अलग माइंडसेट होता है, एक अलग तरीके से उसको पढ़ा जाता है. थोड़ी सी अपन बातें इनिशियल लेक्चर्स में करेंगे कि लॉ क्या होता है, क्यों होता है, और कौन कौन से सब्जेक्ट पर लॉ होता है, इंडिया में कैसा लॉ सिस्टम चल रहा है, दुनिया भर में कैसा लॉ सिस्टम चलता है. और फिर टैक्स का लॉ, टैक्स का लॉ अपना सब्जेक्ट टैक्स है, तो टैक्स का लॉ क्यों होता है, और कैसे उसका लॉ बना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कुछ बेसिक बातें हमको पता होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल, राइट? अपना सब्जेक्ट प्रोफेशनल कोर्स है. बीकॉम में भी टैक्स लॉ पढ़ा जाता है, बीकॉम में भी लॉ पढ़ा जाता है, और बीकॉम वाली अप्रोच बहुत अलग है, ठीक है?
और यहाँ अपनी प्रोफेशनल अप्रोच है, तो वो बहुत अलग है। एंड देयर फोर एज अ प्रोफेशनल अपने को लॉ कैसे पढ़ना चाहिए उसको अपन थोड़ा सा टाइम देंगे, 2-4 दिन, और उसके बाद फाइनली इनकम टैक्स का लॉ हम स्टार्ट करेंगे। तो लॉ क्यों होता है, पहला सवाल तो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही एलिमेंट्री सी बात है। जो ऑनलाइन है वो लोग भी और जो ऑफलाइन है, हम सब लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि लॉ क्यों होता है। जैसे अपन ने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या अपन पढ़ते है, सुनते हैं मूवीज में, वेब सीरीज में देखते हैं इंडियन पिनल कोड दफा 302, अब तो नए आने वाले हैं, ठीक है, बाकी इस तरह के पढ़ते हैं कि दफा 302 लग जाएगी, फांसी हो जाएगी। तो ये सब कानून क्यों है, कानून की जरूरत ही क्या है, हम तो इतने अच्छे लोग हैं, अच्छे से रहते हैं, कानून की क्या जरूरत है, क्या कानून की कोई जरूरत है दुनिया भर में, क्या जरूरत है, क्यों होना चाहिए कानून। किसी का कहना है कि साहब कानून इसलिए होना चाहिए, नहीं तो सब अव्यवस्थित होगा, इनडिसिप्लिन्ड होगा, किसी को कुछ पता नहीं होगा। तो कानून इसलिए जरूरी है ताकि डिसिप्लिन आए, हर चीज का एक सिस्टम रहे। कई लोग ऑनलाइन जो जवाब दे रहे हैं उनकी बात में लिख रहा हूँ, कि कोई भी चीज को करने का एक सिस्टम रहे। अब जैसे ट्रैफिक का कानून है, तो गाड़ी कैसे चलाना, कैसे पार्क करना, किस स्पीड में चलाना, लेन सिस्टम, टर्न कैसे करना, ये सब का कानून होना चाहिए, नहीं तो सब अव्यवस्थित हो जाएगा, जंगल जैसा सिस्टम हो जाएगा, कोई कैसे भी गाड़ी चला रहा है जिसकी जैसी इच्छा होगी। किसी ने कहा मैं तो लेफ्ट साइड पे चलाऊंगा, किसी ने कहा मैं तो राइट साइड पे चलाऊंगा, कोई आगे की तरफ चला रहा है, कोई रिवर्स में चला रहा है, उसकी मन, मैंने बोला ऐसे ही चलाऊंगा मैं तो, मेरी इच्छा। तो सिस्टम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और उसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए किसी भी चीज के, इस चीज को कैसे करना, उसका सही तरीका क्या है, वो डिफाइंड होना चाहिए। और इसके अलावा लॉ क्यों होना चाहिए, क्योंकि न्याय हो सके, दो लोगों में झगड़ा हो तो उस झगड़े को सुलझाया कैसे जाएगा, तो कोई कानून होगा, उसमें लिखा है कि सही ये है और गलत ये है, तो उस कानून के हिसाब से सही और गलत जब डिसाइड कर लिया गया, तो वो कोर्ट में जाएंगे और जज के सामने जाएंगे, तो जज उस कानून को पढ़ के अपना फैसला सुनाएगा कि मेरे हिसाब से कानून में जो दिया है उस हिसाब से ये सही है और ये गलत है, इसलिए इस तरीके का न्याय होना चाहिए। कोर्ट के पास भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके आधार पर वो फैसला दे सके। दैट इज द रीजन व्हाई डू वी हैव लॉ। इक्विटी आ सके, इक्विटी का मतलब भी होता है न्याय, ठीक है, तो इक्विटी आ सके, न्याय आ सके, इसलिए लॉ होना चाहिए, लोगों में डर रह सके। अपने को गुस्सा आया, ठीक है, अगर कानून नहीं हो, गुस्सा आया, अपन ने कहा मार दो इसको, बंदूक निकाली उड़ा ही दिया सीधे, क्योंकि कानून तो है ही नहीं, हमने कहा गुस्सा आया मार दिया, उसमें क्या गलत किया। पर कानून है जो कहता है, दफा 302 कहता है, या हाफ मर्डर 307 कहता है कि साहब अगर आप मर्डर करोगे, हाफ मर्डर करोगे तो सजा हो सकती है, फांसी तक हो सकती है मर्डर के केस में। तो द पॉइंट इज लोगों में डर है, कोई भी लॉ को का उल्लंघन करने से पहले सोचता है कि मैं अगर ऐसा कर दूंगा तो ये हो जाएगा, चोरी कर लूंगा तो जेल हो सकती है, ठीक है, मर्डर कर दूंगा तो फांसी हो सकती है। तो लोगों में डर है, सब लोग उस कानून को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड देयर फॉर दैट रीजन लोगों में कहीं ना कहीं डर है, इसलिए कानून होता है और कानून जरूरी है। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए कानून जरूरी है, हम सब ये मानते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ क्लियरिटी आ जाती है कानून से, झगड़े नहीं होते हैं या होते हैं तो उनको सुलझाने का एक तरीका है, कानून इसलिए होना चाहिए। अब कानून तो होना चाहिए, कानून दो प्रकार का होता है। जो वकालत, बेसिकली लॉयर्स का सब्जेक्ट है, मैं एडवोकेट ही हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एडवोकेट। तो मेरा मैं कहूँगा कि लॉयर्स के केस में हमारे लिए लॉ दो तरीके का होता है, आप उसको ऐसे ही कहते हैं कि ये सिविल लॉ है
और ये क्रिमिनल लॉ है। तो लॉ को ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ एक ऐसा फील्ड ऑफ लॉ है जहां पर बात होती है किसी गुनाह की, सजा की, जेल हो जाएगी। तो जैसे इंडियन पिनल कोड था, ठीक है, अब नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो आएगा, इसी प्रकार से जो सिविल प्रोसीजर कोड था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, कि अदालतें कैसे कोई भी चीज को, कोई भी केस को चलाएंगी, जो कि अब चेंज हो जाएगा। एनीवेज, ऐसे कई सारे क्रिमिनल सब्जेक्ट पे लॉ हैं। ये तो एग्जाम्पल है इंडियन पिनल कोड। ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल लॉज हैं जो अलग अलग अपनी अपनी फील्ड में ऑपरेट करते हैं। और जैसे आपने सुना होगा कभी, टेररिज्म का कोई लॉ है, फिर पॉस्को एक्ट होता है ना। तो ऐसे कई सारे लॉ होते हैं, अलग अलग अपने सब्जेक्ट के क्रिमिनल लॉ होते हैं। तो वो सारे क्रिमिनल लॉ हैं। वो क्रिमिनल लॉ की फिलॉसफी है कि आपने कोई गुनाह कर दिया, उसके कारण आपको जेल होनी चाहिए, समाज के लिए आपने गलत किया, ऐसी बातें होती है। तो ये जो कानून होते हैं क्रिमिनल लॉ, ये क्रिमिनल लॉ अपने सीए कोर्स में नहीं है। ठीक है, आप सीए करोगे तो आपसे कोई मतलब नहीं है कि कोई मर्डर कर देगा, ऐसा केस अपने को सीए बन के नहीं करना है कि मर्डर कर दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने से सब्जेक्ट इररेलेवेंट है और अपने कोर्स में भी नहीं है ना, अपन कहीं भी नहीं पढ़ेंगे इसको। अब सिविल लॉ में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। सिविल लॉ नॉर्मली ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी, सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, इन सब से संबंधित लॉ होता है। अब इनकी भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट पे लॉ होता है। जैसे सिविल लॉ ट्रैफिक का भी हो सकता है, सिविल लॉ प्रॉपर्टी का भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी खरीदना कैसे, बेचना कैसे, उसका भी हो सकता है। किराएदारी का लॉ हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग सिविल लॉ होते हैं। अब एज अ सीए स्टूडेंट हमको वो सिविल लॉ पढ़ाए जा रहे हैं, वो सिविल लॉ पढ़ाए जा रहे हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है, जो बिजनेस से रिलेटेड। जैसे सीए फाउंडेशन में आपने पढ़े कुछ लॉ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म कैसे बनाना, कैसे वो ऑपरेट होगी, ठीक है, उसके पार्टनर्स के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे, ऑल दीज थिंग्स। ये आपने क्यों पढ़ा? क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये संबंधित है, एक सीए को ये कानून पता होना चाहिए। एलएलपी का लॉ, कंपनी का लॉ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का लॉ, तो अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर रिलेटेड टू अ कॉमर्स स्टूडेंट और हम पढ़ते हैं, इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से कई लॉ हो सकते हैं रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस। मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का कानून, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक ड्राफ्ट वगैरह से संबंधित लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो ये कुछ लॉ हो सकते हैं जो हमारे कोर्स में हैं। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, कहीं ना कहीं सीए फाइनल में आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो ये लॉ ऐसे हैं जो इनफैक्ट आपको पढ़ने चाहिए, एक सीए स्टूडेंट को पता होने चाहिए। आई थिंक सीए फाउंडेशन में न्यू कोर्स में इट इज टू कम अप, है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट इन फाइनल। तो ये कहीं ना कहीं आप एज अ सीए आपको पता होने चाहिए। इसी प्रकार से लॉ का एक ब्रांच है टैक्स। आपको केवल वही लॉ पढ़ाए जा रहे हैं जो आपसे संबंधित है, कॉमर्स स्टूडेंट से संबंधित है। बहुत सिस्टमैटिक बातें हैं ये। अब टैक्स का लॉ आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कंसीडर्ड एज एन एक्सपर्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो एक्सपर्ट है फाइनेंस का, टैक्स का। कोई भी समस्या होती है टैक्स वाली तो लोग अपने सीए के पास जाते हैं। तो टैक्स का लॉ हमको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि वी आर कंसीडर्ड टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ
टैक्स। अब टैक्स में दो टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स जैसा मैंने अभी 10 मिनट पहले बताया, सीए इंटर में 50 नंबर का है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सीए इंटर में 50 नंबर का है, और सीए फाइनल में 100 नंबर का है डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स भी है 100 नंबर। तो फाइनल में जाके इनका वेटेज बहुत बढ़ जाता है। जीवन में पहली बार अपन टैक्स का लॉ पढ़ेंगे, कभी पढ़ा नहीं मेरे ख्याल से आपने, है ना? कोई हो सकता है बीकॉम से हो, बीकॉम करके आया हो, डायरेक्ट एंट्री हो, तो वो उन्होंने पढ़ा हो सकता है। बाकी इन जनरल टैक्स का लॉ सीए स्टूडेंट पहली बार इंटर में ही पढ़ता है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी विल स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन, एंड दिस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस, क्योंकि यही चीज सीए फाइनल में 100 नंबर की हो जाएंगी। जो आज 600 में से 100 नंबर का है, फाइनल में वो 600 में से 200 नंबर का हो जाए। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी बिग थिंग, है ना? उसके अलावा जब आप सीए बनते हो, तो सीए को दो ही चीजों का एक्सपर्ट माना जाता है, एक होता है टैक्सेशन और दूसरा होता है फाइनेंस, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। तो अकाउंटेंसी और फाइनेंस का तो अपन एक्सपर्टाइज ले ही रहे हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये सब अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट हो गए। फाइनेंस वाले भी एक दो सब्जेक्ट आप इंटर में फाइनल में पढ़ोगे। और ऐसे ही टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एक्सपर्ट नॉलेज आपको चाहिए, नॉर्मल नॉलेज नहीं चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। इसलिए इसका सीए में बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स का कोई एग्जाम्पल दे सकता है? डायरेक्ट टैक्स होते हैं तो कोई एग्जाम्पल? इनकम टैक्स, सर अपन पढ़ रहे हैं ना इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जिसको कॉरपोरेशन टैक्स भी कहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेता है इसलिए कॉरपोरेशन टैक्स भी कहते हैं। और इसके अलावा किसी ने अभी बोला था वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स होता था 10 साल पहले, अब खत्म हो गया, पर यस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसी प्रकार से गिफ्ट टैक्स किसी ने बोला है, तो गिफ्ट टैक्स पहले होता था 25-30 साल पहले, अब खत्म हो चुका है। अब इनकम टैक्स में ही ले आए उसको किसी तरीके से। बट यस गिफ्ट टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स के बिल्कुल सही है। इनडायरेक्ट टैक्स का कोई एग्जाम्पल? जीएसटी, जीएसटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। और वैट, कुछ चीजों पे लगता है ना, अभी भी वैट लगता है, जैसे पेट्रोल वगैरह पे वैट लगता है, तो वैट, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, ना इनडायरेक्ट बहुत सारे टैक्सेस है। अपना छोटा सा देश है और अपने यहाँ केवल 163 टैक्सेस है आज के दिन। कितने? 160, ज्यादा है नहीं, छोटा सब्जेक्ट है, छोटा देश है, ठीक है? वन कंट्री वन टैक्स की बात करते हैं अपन, तो वन टैक्स के लिए अपने को 162 टैक्स खत्म करने पड़ेंगे, जो संभव नहीं है। तो मैं बताऊंगा उसका कारण। तो देयर फोर अभी वन कंट्री 163 टैक्सेस है, इट्स नॉट वन कंट्री वन टैक्स। हाँ 27 टैक्स खत्म करके उन्होंने एक टैक्स बनाया था जीएसटी, बाकी 27 ही खत्म किए थे, ठीक है? तो सारे नहीं खत्म कर सकते, मुश्किल आई उनको। तो एनीवेज दिस इज समथिंग विच इज अ बैकग्राउंड कि लॉ होता क्यों है और कैसे होता है। टैक्स लॉ की बात करने से पहले अपन एक चीज और समझते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में जो लॉ सिस्टम चलता है, दुनिया भर में जो लॉ सिस्टम चलता है वो दो प्रकार का हो। दुनिया के देशों को डिवाइड किया जाता है लॉ सिस्टम के आधार पे, ठीक है? एक लॉ सिस्टम होता है जो होता है सिविल लॉ सिस्टम, और एक लॉ सिस्टम होता है जो होता है कॉमन लॉ सिस्टम। सुना है इसके बारे में कभी? इंडिया लॉ पढ़ा अपन ने सीए फाउंडेशन में, तो कोई बात नहीं, है ना, इंटर में अपन लॉ का बेसिक्स पढ़ लेते। तो दुनिया भर के देशों को ये दो हिस्सों में बांटा जाता है, सिविल लॉ कंट्रीज एंड कॉमन लॉ कंट्रीज।
आज से 200-300 साल पहले दुनिया में लिखित कानून नहीं होता था। ये कानून होता था ओरली, ओरल। ठीक है, राजा है तब वही सिस्टम था, है ना। तो राजाओं के समय ऐसा होता था कि कोई लिखित कानून नहीं होता था। वो आदेश दे देते थे, उनका एक ऑर्डर आ जाता था, ओरल ऑर्डर आ जाता था कि अब से सबको टैक्स लगेगा। ठीक है, कोई भी खेती करेगा उसको फसल का एक हिस्सा सरकार को देना है, या कोई भी तरह का, कोई भी हमारे राज्य में आएगा तो उसको 2 सोने के सिक्के देने हैं, और जो राज्य से जाएगा उसको भी 2 सोने के सिक्के देने हैं। ऐसे कुछ तो भी उनके कानून होते थे अलग अलग। कोई कोई भी चीज को लेके कानून जो होता था वो लिखित नहीं होता था, कॉमन सेंस और लॉजिक पे चलता था। ठीक है, ज्यादा कोई चीजें नहीं है, कॉमन सेंस और लॉजिक पे सब अपना काम करो। और किसी के बीच में झगड़ा है, कोई लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो आप पहुंच जाओ राजा के दरबार में। राजा अपनी समझ से, अपने मिनिस्टर्स की मदद से न्याय करेंगे। कोई कोर्ट नहीं होती थी, राजा न्याय करते थे। और राजा जो न्याय करते थे अपनी खुद के नॉलेज विजडम के आधार पर न्याय करते थे, कि उनकी जो सोच होती थी उसके हिसाब से आधार, उस आधार पर न्याय करते थे। दैट वाज अ ओल्ड सिस्टम ऑफ लॉ। ठीक है, आप सोचो, खुद इमेजिन करो, आपने 500-600 साल पहले की कोई भी हिस्ट्री जो है उसमें ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा कि अकबर के समय अकबर इनकम टैक्स एक्ट था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा। अकबर सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, या चंद्रगुप्त मौर्य इंडियन पिनल कोड। ठीक है, ऐसा कहीं उनका कोडिफाइड सिस्टम नहीं था। सारा कानून लॉजिक और कॉमन सेंस पे था। ठीक है, वो सिस्टम ऑफ लॉ जो था उसके बहुत अच्छे फायदे थे कि राजा के पास लोग जाते थे, राजा को मानते थे, और राजा दोनों पक्षों को सुनकर जो सही था वो न्याय करता था। उसके हिसाब से जो चीज सही थी वो न्याय करता था। पर वो सिस्टम ऑफ लॉ में कई ड्रॉबैक्स भी थे। तो इमेजिन करो अभी क्या ड्रॉबैक्स होंगे आज का सिस्टम ऑफ लॉ, जहां पे लिखित कानून होता है जो आप पढ़ रहे हो, और उस सिस्टम ऑफ लॉ में जहां पे लिखित कानून नहीं था। तो उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण ये लिखित कानून आया? बायस्ड, राजा का किसी से झगड़ा है, राजा को ये व्यक्ति पसंद नहीं है, या राजा के यहाँ जो पंडित जी है, मिनिस्टर हैं, जो भी मतलब थे, तो वो उनको पसंद नहीं है। तो वो तो कोशिश करते थे कि इसको तो हाथी से कुचलवा के ही मानूंगा। सबका न्याय भी ऐसी होता था ना, जो पनिशमेंट होता था, तो उन्होंने कहा हाथी से कुचलवाएंगे इसको, कोड़े पड़ेंगे, ऐसा करके। सो द पॉइंट इज, उस समय का न्याय ऐसा होता था। तो अब वहां पे बायस्ड होता था, राजा की मर्जी, राजा को जो मना जाएगा वो कर देगा, कानून तो है ही नहीं, उनने जैसी इच्छा हुई वैसा कर दिया। सो द प्रॉब्लम ऑफ दैट अर्लियर सिस्टम ऑफ लॉ वाज कि आज सुबह राजा अच्छे मूड में बैठे हैं, और कोई आया, उनने कहा साहब हमारी दुकान से इनने चोरी कर ली। राजा ने कहा ठीक है, चोरी कर ली ना, कोई बात नहीं, ठीक है, हम आपको उतना पैसा दे देंगे, जाओ मजा करो। चोरी जिसने की थी उसको समझा दिया कि अगली बार चोरी मत करना। इसी दिन उनका मूड अच्छा नहीं है, वो न्याय करने बैठे, और किसी ने आके कहा इसने चोरी कर ली। राजा बहुत गुस्से में है, सुबह झगड़ा भी हो गया रानी से। तो राजा ने क्या कहा, उन्होंने कहा हाथी से कुचलवा दो, चोरी करता है हमारे राज्य में, बहुत बड़ा गुनाह है, समाज के लिए गलत मैसेज जाता है, तो हाथी से कुचलवा दो। तो बायस्ड है, कोई क्लियरिटी ऑफ लॉ नहीं है, तो राजा की जो मर्जी आएगी वो करेगा। ठीक है, लोगों को ही नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, पता ही नहीं साहब, कानून तो है ही नहीं। तो मैंने तो साहब सामान उठा लिया किसी और की दुकान से, पता होता कि ये चोरी है, अपराध है और इसकी सजा होगी, तो शायद मैं नहीं करता। मुझे तो इच्छा हुई, सामान ले लिया बस। तो अब इसमें काहे की सजा? प्रॉब्लम वॉज देयर वॉज नो क्लियरिटी, लोगों को समझ ही नहीं थी कि सही क्या है गलत क्या है, एंड दैट वॉज अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस सिस्टम ऑफ लॉ की कुछ प्रॉब्लम थी। अपन एक दो एग्जांपल ही ले रहे हैं, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो नेपोलियन बोनापार्ट,
सुना है इनका नाम? हिस्ट्री अपन सबका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मेरा भी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो पर अब जो बात है वो बताना जरूरी है। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, उन्होंने 1804 में एक सिविल कोड दिया था, कॉमन सिविल कोड दिया था, एक लिखित कानून लिखा था। पहली बार दुनिया में लिखित कानून लिखा गया जो सबके लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। अब वो जो सिविल कोड था, उसमें उनने कह दिया कि भाई क्लियरिटी रहेगी, न्याय ऐसे ही दिया जाएगा, राजा अपनी मर्जी से न्याय नहीं देंगे, जो भी हमारे रूलर्स हैं वो इसी हिसाब से न्याय देंगे। लोगों को भी ये एजुकेट किया जाएगा कि ये सही है और ये गलत है। एंड देयरफॉर ही वाज द पायोनियर ऑफ द प्रेजेंट लॉ सिस्टम, जो लिखित और कोडिफाइड लॉ है। आज का जो लॉ सिस्टम है वो कहलाता है सिविल लॉ सिस्टम, सिविल लॉ कंट्रीज। और जो जहां पर लिखित और कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ नहीं रहता है वो कहलाती हैं कॉमन लॉ कंट्रीज। So wherever there is a written and codified system of law, that is a civil law system. यहाँ अदालत कानून के हिसाब से फैसला देती है। अदालत ने पहले जो फैसला दे दिया, अगली बार के लिए वो भी एक कानून बन जाता है, तो उसको देख के फैसला देती हैं। पिछली बार चोरी किसी ने की थी, उसको 3 महीने की सजा दी थी, तो अगली बार जो चोरी करता है उसको भी 3 महीने की आपको सजा देनी है, क्योंकि कोर्ट का आदेश भी एक कानून बन जाता है। तो अदालत ऐसा नहीं कि उनकी जो मर्जी आ जाए हर बार अलग फैसला दे दे। सो वी हैव अ सिविल लॉ सिस्टम वेयर लॉ इज रिटन, लॉ इज कोडिफाइड, उसी को देखकर अदालत न्याय देंगी। अदालत कानून नहीं बनाएंगी, वो न्याय देंगी। ये कानून को पढ़ के न्याय करेंगे। और अगर कोई अदालत का फैसला आता है तो वो भी एक कानून कहलाएगा, अगली बार उस कानून को रेफर किया जाएगा, कोर्ट के फैसले को भी कंसीडर किया जाएगा, उसके आधार पर ही अगली बार फैसला सुनाया जाएगा। दुनिया के अधिकतर देश सिविल लॉ सिस्टम फॉलो करते हैं, दे हैव अ रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ। पर अभी भी दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो कॉमन लॉ कंट्रीज हैं, जो कॉमन लॉ सिस्टम फॉलो करते हैं। वहां पर रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ या तो नहीं है, या है भी तो वो सेकेंडरी है। ठीक है, उनका फोकस है न्याय करने पे। तो कानून में भले ही लिखा हो, पर कोर्ट को लगता है कि उससे न्याय नहीं हो रहा है, तो वो उसको इग्नोर करके अपने हिसाब से न्याय कर देंगे। ठीक है। या कानून लिखा ही नहीं है, जैसे इंडिया में भी एक सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अभी सुना हो टॉर्ट, TORT, है ना, समाज के खिलाफ आप गुनाह कर रहे हो, है ना, क्राइम अगेंस्ट दी सोसाइटी, रॉन्ग अगेंस्ट दी सोसाइटी। तो टॉर्ट का कोई कानून नहीं है अपने यहाँ, कोई एक्ट नहीं है, कॉमन सेंस और लॉजिक पे चलता है। आपने ऐसा कर दिया, उससे सब दूसरों का नुकसान हो गया, तो वो गलत है। ठीक है, दैट इज द सिस्टम वी हैव। तो वो कॉमन सिस्टम पे बेस्ड है, रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम उसका नहीं है। अभी भी दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं, अरब कंट्रीज हैं, जहां पे जो लॉ लिखा है वो सेकेंडरी है। उनका फोकस है कि जस्टिस होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, तो उस पर वो ध्यान देते हैं। कोर्ट लॉ को इग्नोर कर देती है और अपने हिसाब से फैसले देती है। पिछली बार जो फैसला दिया था, अगली बार के लिए वो भी बाइंडिंग नहीं होता है, अगली बार वो कुछ और फैसला दे सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां पे। तो वो सिस्टम ऑफ लॉ है जो ऑर्थोडॉक्स पुराना वाला सिस्टम ऑफ लॉ है, वो वही है। ठीक है? अब दुनिया भर के अधिकतर देशों में वी हैव अ सिविल लॉ सिस्टम। वाई? कि जो नेपोलियन थे वो एक लैटिन किंग थे, तो उन्होंने जिन देशों पर राज्य किया या जिन देशों के साथ उनका इन्फ्लुएंस रहा, वहां पर उन्होंने वो सिस्टम ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया, रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूरोप में उनका वहां पे इन्फ्लुएंस था, सो देयरफॉर यूनाइटेड किंगडम स्टार्टेड अ रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ।
एंड यूनाइटेड किंगडम की हम कॉलोनी थे, ठीक है, हम पर उन्होंने राज्य किया कुछ समय. सो देयर फॉर इंडिया, इंडिया में वी अडॉप्टेड दी कोडिफाइड सिस्टम ऑफ. अंग्रेजों के राज्य में वैसे तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर ये कहा जाता है कि एक चीज जो ठीक ठाक हुई वो ये है कि इंडिया में भी एक लीगल सिस्टम बन गया, एक कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि हम जिनके गुलाम थे उनके यहाँ पर कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ था, उन्होंने ये लैटिन कंट्रीज से अडॉप्ट किया था. तो ऐसा कभी आपने सुना भी होगा कि इंडिया का जो लॉ है वो काफी हद तक यूके से अडॉप्टेड है. अपन कानून भी अभी तक उनके ही चला रहे हैं बहुत सारे. जैसे अभी ये चेंजेस जो हो रहे हैं वो सब अंग्रेजों के समय के कानून हैं जिनके चेंज हो रहे हैं. एविडेंस एक्ट 1872, अभी वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से लिखा था, उसको हम इतने साल बाद चेंज कर रहे हैं विद टाइम. तो एनीवेज द थिंग इज, इंडियन लॉ सिस्टम is adopted from the UK law system, which is adopted from the Latin countries. इसीलिए अपने लॉ में अपन जब पढ़ते हैं तो कई सारे लैटिन वर्ड्स आते हैं. कभी आपने सुना होगा ना कुछ लैटिन वर्ड्स फाउंडेशन में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह में, कोई ऐसा कंसेंसस एड एडम और प्राइमा फेसाई, वॉइड एब इनिशियो, क्विड प्रो क्यू, ऐसा भी कुछ सुना? तो कुछ, ठीक है, बहुत सारे आपने सुने. ये लॉ अपन क्यों, मतलब ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपके मन में आया होगा कि साहब लैटिन वर्ड्स क्यों यूज होते हैं. तो उसका रीजन ये कि हमारा सिस्टम ऑफ लॉ वहीं से अडॉप्टेड है, तो वो वहीं के वर्ड्स और वहीं के प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं. तो देयर फॉर दैट रीजन वी अडॉप्ट देयर वर्ड्स. ठीक है. सो एनीवेज हमारा जो लॉ सिस्टम है एक अलग है, रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ है. रिटन और कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ बहुत अच्छा होता है. अच्छाई ये होती है कि सबको कानून पता है, उसको पढ़ा और समझा जा सकता है. तभी तो आप सीए में पढ़ रहे हो. अगर अपना कॉमन लॉ सिस्टम होता तो टैक्स की बैच आज चालू होती और आज खत्म हो जाती. मैं कहता सबको टैक्स लगेगा, कोर्स खत्म. ठीक है, सब अपने हिसाब से कॉमन सेंस और लॉजिक से टैक्स दे दो, सबको टैक्स लगेगा. जो इनकम कमाओगे उसका 20%, 30%, जो भी है, कोर्स खत्म. कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक्ट नहीं होता तो आप क्या पढ़ते, कॉन्ट्रैक्ट ईमानदारी से करो, ठीक है, मॉरल साइंस और सब ध्यान रखते हुए, किसी का बुरा ना हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करो, खत्म, कोर्स खत्म. बट दैट इज नॉट द सिस्टम वी हैव. वी हैव अ रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ, जिसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है. एवरीबडी कैन स्टडी इट, सबको पहले से पता है कि लॉ ये है. सो इट कैन बी इट कैन बी रेड, पीपल नो इट बिफोर हैंड. कोई भी गुनाह करने से पहले उसको क्लियरिटी रहेगी कि ये गुनाह मैंने किया तो क्या परिणाम होंगे, तो लोगों को पता है. अदालत को पता है कि ये कानून है, इस कानून को पढ़ के अदालत न्याय कर सकती है. ठीक है. तो लोगों को भी पता है कि अदालत में हम जाएंगे तो क्या होगा, कानून ये कहता है, दिस विल बी द आउटकम. तो क्लियरिटी है, सिस्टम एक डेवलप्ड है कि ऐसा ही होना चाहिए, और उसको लिख दिया गया है, सबको पढ़ा दिया गया है. एंड दैट इज द गुड थिंग अबाउट अ रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ, रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ की कोई कमी, कोई बुराई, ये भी हमको जान लेना चाहिए, क्योंकि अपन पढ़ तो वही रहे हैं, रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ. तो क्या आपको कोई ऐसा रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ की कमी लगती है? आपने से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, तो उसमें आपको कभी ऐसा लगा कि इसमें तो ये कमी है, या जो भी पढ़ा आपने, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, तो ऐसी कोई कमी लगी? सेंटिमेंटल, इमोशनल नहीं हो पाता है, जज को लग रहा है कि इसने गलत किया, तो कोई परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें गलती की है. एंड देयर फॉर दैट रीजन कई बार कानून के हिसाब से फैसला अन्याय हो जाता है. ठीक है, लॉ और जस्टिस अलग हो जाते हैं, है ना. कानून कहता है कि इनको सजा होनी चाहिए, पर जज को लग रहा है कि ये तो गलत है, सजा नहीं होनी चाहिए, तो अन्याय हो जाएगा.
ठीक है, हिंदी मूवीज और वेब सीरीज का प्लॉट ही ये होता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति था, उससे गलती से मर्डर हो गया या गलती से कुछ हो गया, और उसको सजा देने की बात कर रहे हो, या उसको गलत फ्रेम कर दिया। उसने तो किया ही नहीं था वो अपराध, उसको फ्रेम कर दिया, चार्ज लगा दिए, जेल भेज दिया, उसका करियर खत्म हो गया। तो द थिंग इज, लॉ एंड जस्टिस में एक डिमार्केशन हो जाता है, एक डिफरेंशिएशन हो जाता है। that is a problem with a written and codified system of law, that कई बार लॉ और जस्टिस या लॉ और लॉजिक अलग हो जाते हैं। अब देखो, मैं आपको ऐसे कहता हूं कि जब आपने फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ कभी हुआ हो कि आपने जब उसको पढ़ा तो आपको मन में लगा हो कि यार ये तो गलत लिखा है, ये तो गलत लग रहा है, इलॉजिकल लग रहा है, ये तो जो लिखा है वो इरेशनल लग रहा है, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, इनने कुछ और ही लिख दिया है, सही नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, पर लिखा है, अब रटना है, रटो, एग्जाम दो, फिर निपटेंगे। ठीक है, आई डोंट नो ऐसा आपके साथ हुआ कि नहीं, बट दिस हैपेंस विद द सिस्टम ऑफ लॉ। कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ की प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो लिखा है वही कानून है, वही सच है, वही न्याय है। और कई बार आपको लगेगा कि वो होने से किसी के साथ अन्याय हो गया, अन्याय हो गया, तो मेरा कहना है वही न्याय है, वैसे ही होगा। आपको लगेगा साहब ये तो गलत है, इलॉजिकल है, पूरे सिलेबस में कई बार ये बात आएगी कि साहब ये ऐसा लिखा है इनकम टैक्स में, पर ये तो कुछ तो भी लिखा है, गलत लिखा है सर, ये तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए। मैं कहूंगा बेटा यही न्याय है, यही होगा, भले आपके मन में कुछ भी लगता हो, ऐसे ही होगा। लॉजिक नहीं लगाना है अपने को बेटा, कानून है, वो कहता है ऐसे ही होगा, मतलब ऐसा ही होगा। आपको गलत लगता है तो यही सही है, गलत नहीं है वो, यही सही है। दैट इज इट, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट एनी एनीथिंग। कुछ ऐसा हो जाता है कि जो अपने को इरेशनल या अनजस्ट लग रहा है, एक व्यक्ति आदतन, उसकी आदत है, कोई दुकान से सामान चोरी कर लेता है, जाता है वो कहीं भी कुछ भी उठा लेता है, बचपन से आदत है। स्कूल में था वो, पास में जो जिसका भी कंपास बॉक्स रखा रहता था, दो चार पेंसिल डाल ली, किताबें रख ली, आदत है उसकी। पैसे बहुत हैं पर आदत है उसकी, बहुत पैसे हैं, दुकान में जाता है, कुछ उठा के ले आता है। अब उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा साहब 3 महीने की जेल होगी। और एक व्यक्ति को जरूरत है, उसके पास पैसे नहीं है, और खाने पीने के पैसे नहीं है, उसके छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे भूखे हैं, तो गया चोरी करके, उसने कोई खाने पीने की दुकान से कुछ छोटा सा चोरी कर लिया, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया, दुकान वाले ने पकड़ लिया, पुलिस में दे दिया। कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा 3 महीने की सजा, कानून कहता है 3 महीने, चोरी में 3 महीने की सजा। उसका कहना है साहब 3 महीने अगर मैं जेल में रहूंगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मतलब पता नहीं वो तो मिलेंगे कि नहीं बाद में, और मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, परिस्थितियां थी, पर कानून तो कहता है दोनों को 3 महीने की सजा। तो अब यहाँ पर लॉ, क्योंकि कोडिफाइड है, दोनों के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट है, जबकि दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। तो लॉ एंड लॉजिक समटाइम्स, लॉ एंड जस्टिस समटाइम्स आर डिस्टिंग्विश्ड। सो यू सेड इट राइटली कि कई बार आपको लगेगा कि साहब ये लॉ जो है इससे अन्याय हो रहा है, बिल्कुल। एक और प्रॉब्लम है कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ का, एंड दैट प्रॉब्लम इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से इंटरप्रिट किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, और इसी कारण लिटिगेशन होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, और बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसमें इंटरप्रिटेशन है, हर शब्द को अपन अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। सोचो, अभी मान लो किसी कानून में ऐसा, या कहीं ऐसा एक साइन बोर्ड ही लिखा है, एक साइन बोर्ड लिखा है कि ऐसा कुछ लिखा है, तो अब इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका है गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं नहीं है। और एक तरीका है गॉड इज
नाउ हियर, भगवान यही है, ठीक है। तो इट्स अ टोटली बेस्ड ऑन द पर्सन जो उसको पढ़ रहा है, उसी पर आधारित है क्या लिखा, लॉ लिखने वाले ने क्या लिखा, पढ़ने वाला उसको किस सोच से, पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा है, और वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके उसको पेश करता है कि देखो कानून में तो ये लिखा है, ठीक है। दैट इज द थिंग। एक कानून था उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा था, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब आप गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो तब कस्टम ड्यूटी लगती है। तो कस्टम ड्यूटी कब लगेगी? जब आप इंडिया में वेसल आता है, इंडिया में जब वेसल आएगा, इंपोर्ट होगा तो जहाज में भर के सामान आएगा शायद, तो जब इंडिया में वेसल आएगा तब कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब कुछ लोग इंडिया में एक जहाज लेके आए, बहुत बड़ा जहाज, उसमें बहुत सारा सामान था, वो लेकर आए और उन्होंने कस्टम ड्यूटी नहीं दी। कस्टम वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा इस पे तो आपने ड्यूटी नहीं दी, ये जहाज को जब्त करो, स्मगलिंग कर रहे हो आप। तो उसका कहना है कि साहब देखो कानून में क्या लिखा है, जब वेसल इंडिया में आएगा तब कस्टम ड्यूटी लगेगी। वेसल का एक मतलब तो होता है जहाज, और वेसल का एक मतलब होता है बर्तन। तो हमारे जहाज की आप अच्छे से तलाशी लो, हमारे जहाज में एक भी बर्तन नहीं है। हम वेसल लाए नहीं इंडिया, वेसल लाते तो आप कस्टम ड्यूटी ले लेते। तो हम इंडिया में क्योंकि कोई बर्तन ही नहीं लाए, हमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। कस्टम वाले बहुत हंसे, उन्होंने बोला क्या बकवास कर रहा है, वेसल का यहां मतलब होता है जहाज, इंडिया में जहाज लाए तो कस्टम ड्यूटी लगेगी। उसने कहा नहीं, वेसल का यहां मतलब है बर्तन, और बर्तन नहीं लाए मैं तो नहीं दूंगा कस्टम ड्यूटी। दोनों में झगड़ा हुआ, मामला पहुंच गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक वकील खड़े हुए और 2 घंटे तक आर्ग्यू किया कि साहब इस कानून में वेसल का मतलब है बर्तन, एंड क्योंकि बर्तन इंडिया में नहीं आया कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। दूसरे वकील खड़े हुए, उन्होंने भी 2-4 घंटे आर्ग्यू किया, उन्होंने कहा ये क्या बकवास इंटरप्रिटेशन है, वेसल का मतलब है जहाज, जहाज, वेसल एंड देन एयरक्राफ्ट, ऐसी बातों के लिए कस्टम ड्यूटी की बात हो रही है। तो ये वेसल जहाज तो लेके आए एंड देयरफॉर इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का शायद यही फैसला आया होगा कि वेसल का यहां मतलब है जहाज, पर डिस्प्यूट तो हो जाता है, झगड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, लॉ में जो लिखा है उसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं, और उन मतलबों, कई मतलबों के कारण डिस्प्यूट्स होता है पार्टी में। हर व्यक्ति लॉ को ऐसे ही पढ़ता है जिससे उसका फायदा हो, वो लॉ को पढ़ के वही इंटरप्रेट करना चाहता है जिससे उसका फायदा हो। ठीक है, तो इनकम टैक्स की अगर बात करें, क्योंकि टैक्स का लॉ की बात है, तो इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स अधिकारी इनकम टैक्स के लॉ को कैसे पढ़ना चाहेगा जिससे वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले सके, है ना। और जो टैक्स पेयर है वो इस कानून को ऐसे इंटरप्रेट करना चाहेगा जिससे कम से कम टैक्स भरना पड़े। तो टैक्स पेयर कहता है कि साहब मेरे को तो टैक्स लगता ही नहीं, कानून में ये लिखा है। और टैक्स कलेक्टर जो है, अधिकारी, वो कहता है तुमको टैक्स लगता है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगेगा। और इन दोनों के बीच में होता है डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट होता है तो फिर वो जाते हैं कोर्ट में, और फिर कोर्ट उस कानून को इंटरप्रेट करती है। यही सिस्टम ऑफ लॉ है ना। अब इसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होने की संभावना है। आइडिया ये था कि डिस्प्यूट ही ना हो, लॉ लिखा क्यों गया ये सोच के कि सब चीजें क्लियर रहेगी, सभी को पता रहेगा, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारा डिस्प्यूट्स होते हैं इन अ कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ। सो देयरफॉर फॉर दैट रीजन, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, इस कारण से व्हाट हैपेंस इज दिस सिस्टम ऑफ लॉ इज समटाइम्स कंसिडर्ड टू बी बैड।
ऐसा कहा जाता है कि पुराने ही सिस्टम सही था जो हजारों सालों से चला आ रहा था। ये जो रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम आपने दिया, ये तो अभी ताजा ताजा आया है, 200-300 साल ही हुए हैं इसको, ठीक है। इट इज नॉट टेस्टेड द मेटल, अभी पूरा उसका परीक्षण नहीं हो पाया है, ठीक है। जब वो 500-700 साल होंगे तब ये प्रॉब्लम्स एकदम सामने दिखेगी, और शायद फिर हमें वही सिस्टम ऑफ लॉ पे शिफ्ट करना पड़े जो कॉमन सेंस और लॉजिक पे चलता है। दो मेजर प्रॉब्लम्स जो कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ की है, जो मैंने आपको बताई, वो पहला है कि जो लॉ है कई बार वो लॉजिक से अलग हो जाता है। आपके मन में आएगा कि ये तो गलत है, मेरे हिसाब से अन्याय है, पर फिर भी वो कानून है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि बेटा वो लॉ है, वैसे ही होगा। आपको अच्छा लग रहा है तो भी वैसे ही होगा, आपको बुरा लग रहा है तो भी वैसे ही होगा, क्योंकि वो तो लिखा है, उसमें अपन थोड़ी कुछ कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन दूसरी बात, तो कई बार ऐसी बातें आएगी कि साहब इसका तो ये मतलब भी निकाला जा सकता है, ये मतलब भी निकाला जा सकता है। मैं कहूंगा हाँ, दोनों मतलब निकाले जा सकते हैं। सही क्या है गलत क्या है वो किसी दिन अदालत तय करेगी, अपने को नहीं पता, ठीक है। इनकम टैक्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि उसमें हर वर्ड के 4 इंटरप्रिटेशन है, हर वर्ड के 4 इंटरप्रिटेशन है। तो देयरफॉर बहुत ज्यादा स्कोप है इंटरप्रिटेशन का और लिटिगेशन का, लड़ाई की संभावना बहुत ज्यादा है। और इन ऑब्जेक्टिव भी दोनों के अलग है। टैक्स पेयर कम टैक्स देना चाहता है, सरकार ज्यादा टैक्स लेना चाहती है। उनकी नजर में सब चोर हैं, सरकार की नजर में सब चोर हैं। वो कहते हैं कि देखो टैक्स की चोरी लोग करते हैं, इस कारण से हमको टैक्स कम मिलता है। और लोगों की नजर में सरकार चोर है, लोगों को ये लगता है कि देखो तो हम टैक्स देते हैं, ये करते क्या है, रिश्वत तो खा लेते हैं, पैसा कहीं इधर उधर कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव अलग है, इसलिए लिटिगेशन बहुत ज्यादा होता है, डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड एनी लॉ, कि बड़ा ओपन फील्ड होती है, आप काफी चीजें कर सकते हो। ठीक है, अभी हो गया क्या टाइम, वी आर थ्रू विद इट। चलो, थैंक यू वेरी मच, दैट क्लोजेस टुडे, थैंक्स अ लॉट।